So welcome back students. This is the third part or maybe the last part of our this chapter biotechnology principle and processes. In this chapter we are going to discuss the process of DNA technology. तो DNA technology में या recombinant DNA technology में जो भी process थे there are total 7 steps. हमको एक एक करके उसको डिस्कस करना है जो हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर भी चुके हैं. तो पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो पीसीआर मेथड के थ्रू होगा, तीसरा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, चौथा लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर, पांचवा ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, सिक्स्थ वन इज सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, सेवंथ वन इज ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट. ठीक है, तो एक एक करके फटाफट करते हैं इसको. तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब मैंने आपको पहले बताया था जो मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो मेरे को जीन इंसर्ट करानी है होस्ट के अंदर, उस जीन को हम कैसे आइसोलेट करते हैं. तो आपको ध्यान होगा हमने बताया था कि अगर मेरे को अब मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट सेल से लेनी है तो सबसे पहले मुझे उसकी बाहर वाली सेल वॉल डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, मतलब डिग्रेड करनी पड़ेगी, सेलुलेज एंजाइम डालना पड़ेगा, फिर प्रोटीनेज इस तरीके से. और हमने बात करी थी अगर फंजाई हम यूज़ कर रहे हैं, फंगल सेल ले रहे हैं जिसके अंदर से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर आप डिज़ायर्ड जीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में हमने क्या डालना है, पहले फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिनेज हम डालेंगे. काइटिनेज डालने के बाद हम उसमें आरएनएज, प्रोटीनेज, लाइपेज डालेंगे और फाइनली हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे चिल्ड एथेनॉल डाल के. फिर स्पूलिंग मेथड से हम डीएनए को निकालते हैं. डीएनए आइसोलेट करना हमने पहले सीख लिया था. सेकेंड स्टेप देखो एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट पीसीआर. अब जो हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है अपने किसी पर्टिकुलर सेल से, अब जो मेरा डीएनए है या जो उसमें डीएनए का सीक्वेंस है, जीन है, उसका जो साइज़ है वो छोटा है. अब हम लोगों को क्या करना है, उसको एम्पलीफाई करना है. जैसे आप देखते हो कहीं आपने फॉरेंसिक साइंस में देखा है कहीं पे क्राइम कंडक्ट हुआ है, क्राइम हुआ है, वहाँ से जो डीएनए निकलता है वो बहुत डीएनए आपको पता है कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता है, सिर्फ हम वाइट ब्लड सेल के अंदर से डीएनए ले सकते हैं. क्योंकि आपको पता है आर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता तो डीएनए कहाँ से होगा. ठीक है, तो सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो अब मेरा वो जो डीएनए है वो पहले ही बहुत कम है तो मुझे उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा. तो जो डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं उसके लिए स्पेशल मेथड है जिसको हम पीसीआर मेथड बोलते हैं या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर इसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. चेन रिएक्शन नाम से ही क्लियर है, पॉलीमरेज किसी चीज़ को बड़ा करना, पॉलीमर करना, चेन रिएक्शन. ठीक है, इसमें क्या है हम लोगों ने जो हमारा इसमें 3 स्टेप हमने ध्यान देने हैं. ठीक है, सो पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन. ठीक है, दूसरा स्टेप होता है एनिलिंग एंड थर्ड इज एक्सटेंशन. डीनेचुरेशन क्या है, ध्यान देना. अब मेरी जो डीएनए है, जो मेरे को डीएनए सीक्वेंस लिया है, ये डबल स्टैंडर्ड होती है. ये 3 to 5 प्राइम हो गया और ये 5 to 3 प्राइम रह गया. तो अब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको हमने सिंगल स्टैंडर्ड करना है. इसको हमने हाई टेम्परेचर पे अराउंड 94 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस टेम्परेचर पे हम इस डीएनए को एक्सपोज करेंगे. जिससे क्या होगा, ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये सेपरेट हो जाएंगे, 3 to 5 यहाँ पे और 5 to 3 यहाँ पे. तो ये दोनों डीनेचुरेशन हुआ है, इनको 94 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर में एक्सपोज किया है, ये दोनों सिंगल स्टैंडर्ड हो गए. कहने का मतलब है यहाँ पे जो बेसिस थे और यहाँ पे जो बेसिस थे उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है टूट गया है. सपोज जो अगर आप लगा लो ए सी सी जी टी सी, तो अब यहाँ पे एक को कॉम्प्लीमेंट्री कौन देता है आपका, टी जी सी ए. तो पहले ये जो बॉन्ड थी इनके बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड हट गई है ताकि हर एक स्टैंड को हम एज अ टेम्पलेट स्टैंड यूज कर सकें. डीनेचुरेशन नहीं होता है. नेक्स्ट आता है एनिलिंग. एनिलिंग थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे होती है, अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस पे. इसमें क्या होता है, आपका जो ये मेरा डीएनए सेपरेट हुआ है, ठीक है, अब मेरा ये जो डीएनए स्टैंड दो अलग एज अ टेम्पलेट यूज करेंगे. ठीक, आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होती है, 3 to 5 डायरेक्शन, 3 to 5 डायरेक्शन. तो यहाँ पे 3 to 5 होगा और यहाँ पे इसका 3 to 5 होगा. ठीक है, दोनों ही तरफ हम प्राइमर्स ऐड करेंगे. प्राइमर्स हम ऐड करते हैं ताकि उन पे आपका जो एंजाइम है वो आके एक्ट करे और उसको एक्सटेंड कर दे. तो एनिलिंग मेथड में 72 डिग्री सेल्सियस पे
हमारे जो सेपरेटेड डीएनए स्टैंड है, जो एज अ टेम्पलेट स्टैंड वर्क कर रहे हैं, उसमें हम प्राइमर्स ऐड करते हैं। प्राइमर्स वो होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन विच दे कैन बी डीएनए फ्रेगमेंट, दे कैन बी आरएनए फ्रेगमेंट, जिसपे आपका डीएनए पॉलीमरेज आके या फिर जो भी आपका एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड करके उसको एक्सटेंड करेगा। तीसरे स्टेप्स में एक्सटेंशन में, जिसमें अगेन टेम्परेचर हाई होता है और यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है हाई टेम्परेचर में हम बात करेंगे मेनली कौन सा एंजाइम होगा, यहाँ पे टैग पॉलीमरेज बात करेंगे, यही एंजाइम क्या होगा, टैग पॉलीमरेज आएगा, जो एक तरीके का डीएनए पॉलीमरेज ही है, आके बाइंड करेगा और इसको डीएनए रेप्लिकेशन को कंटिन्यू कराएगा। सेम स्टेप, उसके बाद सेम स्टेप अगेन रिपीट होगा, डीनेचुरेशन, एनालिंग, एक्सटेंशन, इस तरीके से चलता रहता है। तो अभी जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जो टेक्निक थी, ये डिस्कवर करी थी कैरी ल्यूइस ने। कैरी ल्यूइस ने, इन्होंने इसके बारे में बताया था कि डीएनए को एम्प्लीफाई कैसे करते हैं। दूसरी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि हम सेल के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन करवा रहे हैं, सेल के बाहर करवा रहे हैं, तो हम उसको हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हैं। तो हमें एक जो आपका पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी ऐसा चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे काम कर जाए। तो उन्होंने क्या किया था, जो आपके थर्मल वेंट्स के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑलरेडी 100 डिग्री या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, उनके अंदर से पॉलीमरेज एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया था। टैग पॉलीमरेज एंजाइम इन्होंने आइसोलेट किया था फ्रॉम थर्मस एक्विटिकस, ये आपका बैक्टीरिया का नाम था थर्मस एक्विटिकस, जिससे कि आपका टैग पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट किया था। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, जो आपकी विद इन 30 साइकिल्स जो आपकी दिन पे रन करती है, वो 1 मिलियन टाइम उसकी कॉपी बना लेती है। जो डीएनए होता है उसको 1 मिलियन टाइम उसको एक्सटेंड कर देती है आपका ये पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब जो हमारा डीएनए हमने काफ़ी लंबा जो एम्प्लीफाइड डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, कौन से एंजाइम से, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करेंगे, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सेम से ही हम वेक्टर डीएनए भी कट करते हैं, हमने जो पढ़ा था। अब जो हमने कट किया है डीएनए, सपोज ये मेरा पूरा ये डीएनए था, मैंने कट किया, मुझे वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ही चाहिए, तो उसके लिए हमारी एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, मेनली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप बेसिकली करते क्या है, अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा देती हूँ। इसमें एक वेल दिया जाता है, ट्रे टाइप है, जैसे आप ट्रे लेते हैं, ट्रे के अंदर हम एग्रोस जेल, इसमें कौन सा जेल हम यूज़ कर रहे हैं, एग्रोस जेल की प्लेटिंग करते हैं। एग्रोस जेल की स्लरी टाइप बना लेते हैं, ठीक है। स्लरी बहुत लिक्विड नहीं है, उसको हम पूरा इसमें डाल देते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, इसमें हम एग्रोस जेल ही क्यों लेते हैं। जो एग्रोस जेल्स होते हैं उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पे हम इसके जेल के बदले पानी लेंगे तो पूरा का पूरा फ्लो हो जाएगा, जिसमें आपका डीएनए मूव नहीं कर पाएगा। कोई सॉलिड चीज़ लेंगे तो उसमें मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या लेते हैं, एग्रोस जेल, जो बीटा कैरेक्टोसाइड आपकी एल्गी है उससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्रोस जेल हमने लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे वन साइड, ठीक है, यहाँ पे हम स्मॉल वेल्स कट करेंगे, ठीक है, वेल्स कट करेंगे। दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ, यहाँ पे हमारा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज एनोड, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे वेल्स कट करते हैं ब्लेड से, उसके अंदर अब हम डीएनए को लोड करते हैं। हमें ये भी पता है कि जो डीएनए होता है आपका विच इज़ नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। इसको हमने आपका कनेक्ट कर दिया, ये आपका सॉकेट है, तो यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड है, सॉकेट में इसमें ये कनेक्ट कर दिया वायर से। तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट मूव करेगा, तो करंट मूव करेगा तो आपका नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए इट विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द टर्मिनल। अब क्या करेगा, जब ये मूव करेगा, जो आपका फ्रेगमेंट बड़े साइज का है, ठीक है, वो तो ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर पाएगा, वो आपका पीछे रह जाएंगे। और जो आपके फ्रेगमेंट बहुत छोटे छोटे साइज के हैं,
दे विल मूव फर्दर। ठीक है, इस बेसिस पे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इनको देखेंगे कैसे। हम यहाँ पे पूरे इस पे स्टेन लगाएंगे इथीडियम ब्रोमाइड। कौन सा स्टेन लगाएंगे हम, इथीडियम ब्रोमाइड हम स्टेन को यूज करेंगे। स्टेन लगाने के बाद हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के अंदर इसको हम देखेंगे, तभी हमें ये ऑरेंज कलर के बैट की तरह दिखाई देंगे। दे विल अपीयर एज ऑरेंज। ऑरेंज कलर दिखाई देगा हमारा जो डीएनए है। उसके बाद हम उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ब्लेड से कट कर लेंगे, उस टेक्निक को बोलते हैं इल्यूशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो हमने क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल पे वेल्स होते हैं, उसमें डीएनए हम अपलोड करते हैं। अब इलेक्ट्रोफोर्सेस, नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रो हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहे हैं। फोर्सेस जो एग्रोस है, इट हैज फोर्स इन इट, तो और जेल, एग्रोस जेल हम यूज कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर या फिर इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, by the using of the pores capacity of gel, we are running the DNA and we are separating the fragment of DNA according to their size. ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। मूव करने के बाद फ्रेगमेंट्स उसके सेपरेट हो जाएंगे। हम पूरे उसको इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में उसको हम देखेंगे तो हमें ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना, वो पर्टिकुलर हमारा डीएनए को बाहर निकालने के टेक्निक को बोलते हैं इल्यूशन। ठीक है, तो दिस इज द टेक्निक इलेक्ट्रोफोर्सेस। ठीक है, विच इज यूज्ड टू सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, अब क्या किया, मैंने अपना जीनोफिल्टर्स यहाँ पे सेपरेट कर लिया। अब उसको मैं क्या करूँगी, मेरे वेक्टर से लाइगेट कराऊंगी। सपोज ये मेरा प्लाज्मिड है। ठीक है, दिस इज माई प्लाज्मिड और ये मेरा जीनोफिल्टर्स है जो मेरा आइसोलेट हो गया है। अब इसको मैं लाइगेट कराऊंगी तो मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए, मुझे लाइगेजेस। ठीक है, इतना था समझ में आया, कुछ भी नहीं किया हमने। डीएनए को आइसोलेट किया, हम वो किसी प्लांट सेल से भी, एनिमल सेल से भी, फंगल सेल से भी आइसोलेट कर सकते हैं, जो हमने पहले बता रखा है कि पहले उसकी सेल वॉल तोड़नी है, फिर उस तरीके से, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, वहाँ से हमने डीएनए ले लिया। फिर वो डीएनए बहुत स्मॉल साइज का है तो उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं बाय द टेक्निक पीसीआर, जो मैंने आपको बताया कैरी मुलिस ने डेवलप किया था। उसके 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन जो 94 डिग्री सेल्सियस पे होता है, एनालिंग जिसमें मेनली प्राइमर ऐड होते हैं, एक्सटेंशन जिसमें आपकी चेन्स बनती है जो 92 डिग्री सेल्सियस पे आपका होता है। इसमें मेन स्पेशलिटी है इसका जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर में भी काम करता है। उसके बाद हमने देखा कि जो आपका डीएनए हमने एम्प्लीफाई किया उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, अपना जीनोफिल्टर्स कैसे निकालेंगे। अब तो मैंने सारा डीएनए लिया, उसको मैंने एम्प्लीफाई कर दिया, अब मुझे कुछ इस स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए तो उसको हम इलेक्ट्रोफोर्सेस मेथड से सेपरेट आउट कर लेंगे। मेरे वेक्टर के साथ हमने उसको लाइगेट कर दिया। उसके बाद अब ये जो मेरा वेक्टर के साथ मैंने जीनोफिल्टर्स डाल दिया तो अब ये मेरा कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कर लिया। अब मेरा ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेरे को अपने होस्ट के अंदर डालना है। ठीक है, जब तो ये क्लोन करेगा, जब तो ये रेप्लिकेट करेगा, कॉपीज बनाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को इसको होस्ट के अंदर डालना है। अब मेरा जो होस्ट है वो आपका बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है और एनिमल सेल भी हो सकता है। सपोज मेरा जो होस्ट है वो बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, तो बैक्टीरिया सेल इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ईजिली नहीं लेगा, तो मेरे को उस बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो मेरे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर ले। तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा बैक्टीरियल सेल को कि वो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर ले। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉम्पिटेंट बनाएंगे बैक्टीरियल सेल को। तो उसको हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल को हम ट्रीट करेंगे विद डाइवैलेंट कैटायन। कैटायन आपको पता है जिसपे आपको पॉजिटिव चार्ज होता है, तो Ca2+ हो गया या Mg2+ हो गया। ठीक है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, डाइवैलेंट 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मेरा बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, अब मेरा ऐसा तो नहीं होता वो, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है, मेरे को उसके अंदर ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर करवाना है, दैट इज प्लाज्मिड। तो हम क्या करेंगे, इसमें डाइवैलेंट कैटायन से हम ट्रीट करेंगे तो इसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को,
ठीक है। दोनों को साथ में रख के हीट शॉक मेथड होता है, हम इन दोनों को साथ में रख के 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे, फिर दोनों को हम आइस पे रख देंगे, ठीक है। टेम्परेचर एकदम से कम करेंगे, आइस पे आपको पता है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अगेन उसको हम हाई टेम्परेचर करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये पोर साइज एकदम से इंक्रीज हो जाएगा एंड दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल एंटर इन द बैक्टीरिया। तो इस तरीके से आपका बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। दोबारा से सुन लो, पहले बैक्टीरियल सेल को हम डाइवैलेंट केटाइन से ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसके वजह से इसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। फिर मेरा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो मेरा जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया के केस में, उन दोनों को हम साथ में इंक्यूबेट करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे तो 42 डिग्री सेल्सियस। फिर इसको हम आइस बहुत लो टेम्परेचर देंगे, अगेन हम उसको हाई टेम्परेचर देंगे 42 के करीब, तो हीट शॉक मेथड उसको कहते हैं। तो इजीली वो बैक्टीरिया उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एब्जॉर्व कर लेगा। ये होता है बैक्टीरियल सेल में। प्लांट सेल में हमने जैसे पढ़ा था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफरेंस हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं, तो आपको पता है उसका हम टी प्लाज्मिड जीन हटा के वो डायरेक्टली उसमें एंटर कर जाता है। एनिमल सेल्स में भी हमने डिस्कस किया था, रेट्रोवायरस है, कोई डिसीज कॉजिंग वायरस है जो बॉडी में एंटर करता है, तो उसका हमने एज अ वेक्टर यूज कर लिया, तो इट विल गो इन द बॉडी इजीली। ये तो होता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को लेके सेल में इंसर्ट कराते हैं। कुछ होते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है मतलब कि आपका जो डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली अपने होस्ट के अंदर डालेंगे, हम बीच में उसको वो वेक्टर में नहीं डालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपके दो मेथड है, एक तो होता है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन नाम से क्लियर है, इंजेक्शन आपको पता है निडल लेके कुछ डालना है हमें। ये क्या करना है, माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, माइक्रो पिपेट्स होती हैं, माइक्रो पिपेट्स होते हैं, बहुत फाइन जैसे ड्रॉपर होते हैं ना वैसे डिवाइस होते हैं, उनके अंदर हम डीएनए को अपलोड करते हैं। जो मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम डाल के डायरेक्टली एनिमल सेल के न्यूक्लियस में, ये एनिमल सेल के साथ करते हैं, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली थ्रू अ इंजेक्शन, इस तरीके की डिवाइस होती है माइक्रोपिपेट, ठीक है। इससे हम डायरेक्टली उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही डालना है हमने, तो ये होता है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। दूसरा डायरेक्ट मेथड होता है जिसको आप बोलते हैं बॉलिस्टिक मेथड, या जिसको आप जीन गन मेथड भी बोलते हो, जीन गन मेथड। ये सिंपल है, ये प्लांट सेल एनिमल सेल किसी के साथ भी किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि गोल्ड या टंगस्टन लेके, ठीक है, ये गोल्ड एंड टंगस्टन है, इसके ऊपर हम अपना डीएनए को कोट करवाते हैं। पहले गोल्ड टंगस्टन लिया और उसके ऊपर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने डाल दिया, और उसको फुल स्पीड से, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड है, ना तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए, अगर ज़्यादा होगी तो ये आपका जो मेरा सेल है, सेल के बाहर स्पीड से निकल जाएगा, कम होगा तो वो सेल के न्यूक्लियस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली जो स्पीड है उस स्पीड से इसको हम बम्बार्ड करवाएंगे विद द सेल, देन दिस डीएनए विल एंटर इन द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट, ठीक है। तो ये आपके दो मेथड बताया मैंने। इनडायरेक्ट मेथड में जैसे बैक्टीरियल सेल को हमने पहले कॉम्पिटेंट करवाया, और प्लांट सेल को जैसे हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफरेंस यूज करके किया था। डायरेक्ट मेथड में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्ट हम होस्ट में डाल रहे हैं। उसके दो मेथड देखें, माइक्रो इंजेक्शन एंड बॉलिस्टिक गन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन में माइक्रो पिपेट्स का यूज करके एज एन इंजेक्शन डायरेक्टली हम एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर डाल देते हैं। बॉलिस्टिक जीन गन मेथड में हम टंगस्टन या गोल्ड लेते हैं, उसके ऊपर डीएनए को कोट करवाते हैं और उसको बम्बार्ड करवाते हैं विद द डिजायर्ड होस्ट, जो हमारा एनिमल सेल या प्लांट सेल हो सकता है, फिर वो डीएनए को उसके को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। अभी मेरा होस्ट हो गया, उसका डीएनए है नहीं है, तो हम चेक करेंगे वेदर दिस सेल गॉट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉट, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसके अंदर आया या नहीं आया। इसके लिए हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, दो मेथड थे, एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स जो कि हमने देखा था प्लाज्मिड के अंदर, या फिर हमने देखा था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड। उसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं, तो दोनों चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब मैंने ये जो जीन यहाँ पे डाली है, ठीक है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इससे आरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है, प्रोटीन्स जो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, ये चाहिए। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है,
तो ये मेरा जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना, दिस इज वन इज द लास्ट स्टेप। तो ध्यान देना, एक डेफिनेशन भी पूछी जाती है, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इज दैट व्हेन वी इंसर्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन इनटू अ होस्ट and that host will make the desired protein product, it is called recombinant protein। समझ में आया? जब मैं अपना कोई भी डिजायर्ड जीन लेके अपने होस्ट के अंदर उसको डालती हूँ और वो जीन से मेरा प्रोटीन, मेरे को प्रोडक्ट जो चाहिए वो प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है, तो उस प्रोडक्ट को हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं, जो हमारे जेनेटिक इंजीनियर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बन रहा है। मतलब मेरे को जो प्रोटीन चाहिए वो कौन सी मेथड को यूज़ करके बन रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बन रहा है। उसमें मैंने क्या किया था, अपना डीएनए को डाल के उसी से प्रोडक्ट बनाया था, तो वो जो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ध्यान देना इसको, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो क्या होता है हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आपका वो प्रोटीन प्रोडक्ट है जो हमें मिलता है बाय इंसर्टिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू अ होस्ट, दैट इज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, अब लास्ट स्टेप है, अभी मेरे को मिला डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब जो मैं ये इसको करते हैं, हम इसको स्मॉल स्केल पे करते हैं, पायलट स्केल पे करते हैं। अगर मेरे को इसको लार्ज स्केल पे करना है तो इंडस्ट्रीज वगैरह में ये हमें करना पड़ता है। अब देखो क्या है, इसमें क्या होता है आपका, जब हमें ये प्रोडक्ट हमारा चाहिए होता है, कोई भी प्रोडक्ट हो, इट कैन बी मेडिसिन एनीथिंग, अगर वो मेरे को लार्ज स्केल पे चाहिए तो हम बड़े बड़े वेसल्स यूज़ करते हैं, जिनको हम या तो फर्मेंटर्स बोलते हैं या बायोरिएक्टर्स कहते हैं। ठीक है, फर्मेंटर्स और बायोरिएक्टर्स। तो मेनली बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं आपकी, दे आर द लार्ज साइज वेसल्स, इनका 100 से 1000 आप ले लो, 1000 ml वॉल्यूम के वेसल्स होते हैं बड़े बड़े। ये आपके दो कॉमन बायोरिएक्टर्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब उसी को बता देती हूँ। तो इसमें आप स्टायर्ड टैंक रिएक्टर, स्पार्जर्ड बायोरिएक्टर पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे स्टायर्ड, ठीक है, एंड दूसरा पढ़ेंगे स्पार्जर्ड। शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, अब देखो स्टायर्ड बायोरिएक्टर रिएक्टर, एक तो दो जो भी बायोरिएक्टर्स होंगे उनका जो आपका सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है, बेस जो होता है बिल्कुल कर्व्ड होता है, क्योंकि हमें स्टेरिलाइजेशन प्रिवेंट करना है। अब क्या होता है, ये हमारा बायोरिएक्टर है, इसमें मोटर लगी होती है सेंटर में। ठीक है, ये मोटर लगी है, इसमें ये ब्लेड्स हैं जिसको हम इम्पेलर बोलते हैं। ठीक है, दीज आर इम्पेलर। यहाँ पे आपका इसके ऊपर पूरे के ऊपर जैकेट होती है एक, उसको आप वाटर जैकेट बोलते हो। समझाऊंगी अभी कैसे क्यों होती है जैकेटेड। इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे आपका होता है पीएच रेगुलेटर, यहाँ पे थर्मोमीटर लगा होता है। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात क्या है इसमें ये जो भी है, यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया कल्चर मीडिया। ठीक है, कल्चर मीडिया आप बोल सकते हो या मीडिया बोल सकते हो। इस कल्चर मीडिया में मैं क्या करूँगी, जो जैसे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीन अपनी ऐड कराऊंगी। ठीक है, और वो सारे ऑप्टिमम कंडीशंस हम लेंगे जो उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए मेरे को प्रोडक्ट लाने के लिए चाहिए। तो फॉर एग्जांपल पीएच रेगुलेटर है, अगर मेरा इसका पीएच मुझे मेंटेन करना है, पीएच ज़्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, उसमें हम बेस डाल देंगे। यहाँ से पीएच कम होता है तो उसमें हम एसिड डाल देंगे। यहाँ पे थर्मामीटर लगा होता है, सपोज टेम्परेचर बढ़ता है 40 डिग्री के ऊपर जाता है, यहाँ पे पूरा जैकेट है, तो हम उसको क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करने के लिए इसमें पूरे में कोल्ड वाटर डाल देंगे, टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम है, ठीक है, और हमें ज़्यादा करना है तो हम इस जैकेट के अंदर हॉट वाटर डाल देंगे जो टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। ये इम्पेलर्स होते हैं, ये होते हैं प्रॉपर एरेशन एंड मिक्सिंग के लिए। स्टायर्ड एरेशन टैंक भी उसको होता है एरेशन बायोरिएक्टर। ठीक है, इसका स्टायर्ड बायोरिएक्टर भी बोल सकते हो आप या एरेटेड बायोरिएक्टर भी बोल सकते हो। इसमें क्या है,
जो कल्चर है और जीन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ प्रॉपरली उसकी मिक्सिंग होती रहे, तो ये इम्बैलेंस है। मोटर इसके साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है, ये होता है। इसमें आपका कोई बबल क्रिएट ना हो, वो ब्रेकर नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है आपका, इसमें यहाँ पे इस तरीके का एक स्पार्जर लगा होता है। स्पार्जर बायोरिएक्टर्स में वो क्या करता है कि वो बबल्स रिलीज करता है। इसमें मोटर नहीं होती, जैसे आपकी मोटर है, ठीक है, वो बबल्स रिलीज करता है। बबल्स रिलीज करने से इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, जिससे इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीन है वो प्रॉपरली आपकी ऑप्टिमली ग्रो करती है, प्रोडक्ट हमें मिलता है। इसमें मोटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये दो तरीके की बहुत कॉमन बायोरिएक्टर्स हैं जो जिसके एनसीईआरटी में डायग्राम भी है आपके और जो पूछे भी जाते हैं। तो बायोरिएक्टर्स लार्ज वेसल्स होते हैं जो हमें प्रोडक्ट लेने के लिए लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं। बायोरिएक्टर्स भी आपके दो होते हैं, एक तो होते हैं बैच कल्चर और एक होते हैं कॉन्टिन्यूस कल्चर। कॉन्टिन्यूस बैच कल्चर में क्या होता है, ये रन करते हैं फ्रॉम 10 to 14 days 15 days, जिसमें क्या होता है एक बार हमने पूरा रिएक्टर को फिल करा, उसमें अपना मीडियम डाला, ऑर्गेनिज्म डाला, हम उसको रन कर रहे हैं और जब वो पूरा यूज अप हो जाए फिर आपका उसको हम दोबारा से क्लीन करके दोबारा से रन करेंगे, उसमें प्रोडक्ट सेपरेट कर लेंगे, वो होता है बैच कल्चर। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूस बहुत टाइम के लिए रन करता है, उसमें हम फ्रेश मीडिया डालते रहते हैं और वेस्ट चीज़ निकालते रहते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस होता है। अब लास्ट इसका टॉपिक है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो व्हाट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, जो बायोरिएक्टर से हम जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उस प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करना, पहले आइसोलेट करना, उसको प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना, बायोरिएक्टर से निकालना, फिर प्यूरिफाई करना। अब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है भी है उससे सेपरेट करके प्यूरिफाई कर रहे हैं। प्यूरिफाई करने के बाद हम लोग उसकी मार्केटिंग के लिए, उसको मार्केट में सेल करने के लिए, उसके अगर वो मेडिसिन है तो क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, अगर वो कोई एडिबल सब्सटेंस है तो उसकी पैकिंग वगैरह होगी। तो मेन अगर आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को डिफाइन करोगे तो यू विल डिफाइन लाइक दिस: the extraction and purification of the product from the bioreactor and further the adding preservative in the edible substances or undergoing the clinical trials if the product is any medicine, ठीक है। all the steps are termed as downstream processing। तो downstream processing सिंपल सी चीज़ है, प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना, उसको प्योरीफाई करना एंड उसको रेडी करना फॉर द मार्केट इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। Here we have finished the chapter. One more thing, I would like to say thanks to all my subscribers because today my subscribers was reached to the 200 number. Thank you so much.